गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सभी नए विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था एक उपभोक्ता का बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमने शुरुआत की थी। आज उससे आगे देखने का कोशिश करते हैं। देखो, उपयोगिता विश्लेषण पढ़ते हैं और हम आज ये समझने का प्रयास करते हैं कि उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है, और क्या नहीं। क्या दोनों एक जैसे ही हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे ही हैं या अलग अलग ही हैं? उपयोगिता और संतुष्टि को कुछ लोग सामान्यतः अलग अलग मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री एक बात मानते हैं, जबकि मैं कहता हूं दोनों अलग अलग है। उपयोगिता का संबंध किसी आवश्यकता को पूर्ति करने से, यानी किसी भी व्यक्ति की अच्छी, किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, को उपयोगिता कहते हैं। तो संतुष्ट शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगिता। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करता है तो वह उपयोगी है। वह क्या? उपयोगी है। अगर मान लो, एक सिंपल शब्दों में कहूँ मैं, ये मेरा मास्क है ना, ये मुंह पे लगाते हुए काम में आता है और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमारे मददगार है, तो ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। दूसरा, ये डस्टर है, ये साफ करने के काम में आता है। किसके काम में आता है? साफ करने के काम में आता है। तो ये मेरे लिए उपयोगी है। मेरे लिए क्या है? उपयोगी है। उपयोगी है, यानी कि कुल मिला के मेरा कहना ये है कि उपयोगिता का संबंध अच्छाई और बुराई से नहीं है। जैसे आपने नाम ही सुना है शराबी। कौन? शराबी। इसके लिए शराब का सेवन करना उसके सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन ये जो शराब है, ये इसकी आवश्यकता को पूरा करती है। किसको पूरा करती है? आवश्यकता को पूरा करती है और इसे संतुष्टि प्रदान करती है। क्या करती है? संतुष्टि प्रदान करती है। क्या करती है? संतुष्टि प्रदान करती है, जबकि ये इसकी सेहत के लिए खतरनाक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उपयोगिता का संबंध अच्छाई बुराई से नहीं है। उपयोगिता तो किसी की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, किसी की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यानी कि ये अच्छी होना बुरी होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन उपयोगी है कौन नहीं है। उपयोगिता तो सिर्फ आवश्यकता को संतुष्ट करती है। संतुष्टि को अगर सामान्य मीन में करें तो हम किसी वस्तु को उपयोग करें, उपयोग करने के बदले आप में होने वाला परिवर्तन संतुष्टि कहलाता है। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके शरीर में जो भौतिकी परिवर्तन आता है वो संतुष्टि। जैसे आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपकी भूख खत्म हो गई, तो ये संतुष्टि है। ये संतुष्टि है। तो दोनों में अंतर है। और उपयोगिता है किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, क्या बोलते हैं? उपयोगिता। आज हम उपयोगिता के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता की पहले मान्यताएं देखते हैं। इसकी मान्यताएं कौन कौन सी है?
कि हम जब ये एनालिसिस पढ़ते हैं तो इससे कुछ अजम्पशन है, कुछ ऐसे अजम्पशन है जिनको हम स्थिर मानते हैं, कांस्टेंट माने चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन होता है तो एक कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज होता है। इट्स अजम्पशन फॉल्टिलिटी। पहला, एक कंज्यूमर इज रैशनल, उपभोक्ता विवेकशील होता है। कैसा होता है? विवेकशील होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता को अपने अच्छे और बुरे के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। अपने अच्छे और बुरे के बारे में पूर्ण जानकारी होती है कि किस वस्तु के उपभोग करने से उसे फायदा होगा, किस वस्तु के उपभोग नहीं करने से उसको नुकसान होगा। इस प्रकार एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु का सेवन करने से पहले वह जानता है कि किसका उपभोग उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे मान लो एक वस्तु है ए, दूसरी है बी और तीसरी वस्तु है सी। अगर किसी वस्तु ए की उपयोगिता बी से कम हो, या अगर हम ये कहें कि बी की उपयोगिता एक से अधिक है, इसी प्रकार से दूसरा अजम्पशन ये कहें कि बी से अधिक उपयोगिता सी की है, बी से अधिक उपयोगिता सी है, तो एक कंज्यूमर ये भी जानता है कि ए से अधिक उपयोगिता सी की होगी। क्यों? क्योंकि ए से अधिक उपयोगिता किसकी है? बी की, और बी से अधिक किसकी? सी की। तो इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर ये बात जानता है कि ए से अधिक उपयोगिता सी की ही होगी। यानी कि एक सिंपल लाइन में कहूं तो इसका मतलब ये है कि एक उपभोक्ता खरीदने से पहले वस्तु के बारे में सोच समझकर ही खरीदता है। वो विचार करता है, दिमाग चलाता है कि उसे किस वस्तु का उपभोग करना चाहिए और किसका नहीं। यानी कि एक उपभोक्ता क्या है? विवेकशील होता है। कैसा होता है? विवेकशील होता है। उसमें समझ है, उसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, दूसरा अजम्पशन की बात करें, दूसरा अजम्पशन ये कहता है कि वस्तु की सभी इकाइयां बराबर होनी चाहिए। वस्तु की सभी इकाइयां बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर एक कंज्यूमर किसी गुड्स का कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहा है, अगर वो किसी वस्तु का लगातार उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्यासा व्यक्ति है, अगर उसको बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो प्यास बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ जाएगी, प्यास घटने के बजाय बढ़ जाएगी। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्यासी धरती हो जिसमें 3-4 महीने से बारिश नहीं हो और अचानक कुछ बारिश की बूंदे गिरे तो गर्मी पैदा करती है, ठंडक पैदा करती है। जबकि बारिश अपने फुल फ्लो में आती है तो उस स्थिति में धरती की गर्मी शांत होती है और किसान लोग अपना काम करते हैं खेत में और सबके खुशहाली लेके आती है। वो इसीलिए क्योंकि बारिश एक पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा से कम मात्रा में अगर कंजम्पशन करता है तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ जाती है, घटने के बजाय बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को खाना खिलाए तो रोटी की आकृति बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक आकृति तो बड़ी सारी हो और दूसरी छोटी हो। ऐसी स्थिति में उपयोगिता का लेवल अलग अलग हो सकता है। इसका तीसरा नया अगला अजम्पशन ये है कि प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यानी कोई भी उपभोक्ता हो वो चाहेगा कि वो जिस वस्तु का कंजम्पशन कर रहा है वह उनसे जो प्राप्त उपयोगिता है अधिक से अधिक हो। जैसे मान लो आपने केला खाया है
तो आप पूरा खाने का प्रयास करिए, क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, जितनी जल्दी हो आपका पेट भर जाए और आपके लिए वो उपयोगी हो। इस प्रकार से आप नई शर्ट खरीदते हैं तो आप अधिक से अधिक पहनना चाहते हैं, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपके लिए अधिकतम होती है। जब उसकी उपयोगिता खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आप उसे फेंक देते हैं। तो एक उपभोक्ता ये चाहता है कि जिन वस्तुओं का वह कंजप्शन कर रहा है उन वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता कैसी हो? अधिकतम हो। कैसी हो? अधिकतम हो। वो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। तीसरा ये है कि जिसमें उपयोगिता को मापते हैं, जिसमें उपयोगिता को मापते हैं, उपयोगिता किसे मापते हैं? यूटिलस में। किसे मापते हैं? यूटिलस में। या हम सीधे सीधे कहें तो मोटे तौर पर कुछ लोग मुद्रा के रूप में मापते हैं। जैसे मान लो 1 किलो केले की प्राइस 10 रुपए थी, तो 10 रुपए इसका मूल्य हो गया, है ना? तो ये कहना चाह रहा है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसका मतलब ये है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट 1 रुपए में 10 केले मिल रहे हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए है। कितने रुपए? 5 रुपए। अगर पहले रुपए में 10 केले मिल रहे हैं तो दूसरे रुपए में भी 10 केले मिलने चाहिए, और तीसरे रुपए में कितने मिलने चाहिए? 10, और चौथे में 10 मिलना चाहिए, 5 में 10 मिलने चाहिए। यानी कि 1 रुपए से प्राप्त इकाई अगर 10 है तो दूसरे रुपए से प्राप्त इकाई में कितनी होनी चाहिए? 10। यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। और आगे की अगला अजम्पशन ये है कि एक उपभोक्ता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। उपभोक्ता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। क्या होती है? बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। यानी कि उपभोक्ता को पता होता है कि जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको बनाने वाला कौन है, उसकी पैकिंग क्या है, साइज क्या है, वो कितना लाभदायक है, कितना वो हानिकारक है। इस प्रकार से सब कुछ इसी में है। सब क्या इसी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता को बाजार की क्या होती है? पूर्ण जानकारी होती है। ये उपयोगिता विश्लेषण की कुछ मान्यताएं थी। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा रिकैप करना चाहता हूं कि ये क्या है। पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है। कैसा है? विवेकशील है। दूसरा, सभी वस्तुओं की जिस इकाई का उपयोग कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? बराबर। तीसरा ये है कि प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कहता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट ये कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? स्थिर। कैसी होती है? स्थिर। नेक्स्ट, उपभोक्ता को इसके बारे में पूर्ण जानकारी होती है। कैसे होती है? पूर्ण जानकारी होती है कि हाँ कौन सी वस्तु है, किस प्रकार से उपभोग है या नहीं है। और उपयोगिता को यूटिलस में मापते हैं। यूटिलस में मापते हैं। ये इनकी मान्यताएं थी जिनके बारे में अपने को जानकारी रखना आवश्यक है। हाँ देखो, उपयोगिता के संबंध में दो अवधारणाएं, दो कॉन्सेप्ट है। एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच इसे हम बोलते हैं
गणनावाचक दृष्टिकोण, इसे बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? क्रमवाचक दृष्टिकोण, इसे गणनावाचक दृष्टिकोण बोलते हैं। ये दो दृष्टिकोण है, इसके आधार पर हम उपयोगिता के बारे में विश्लेषण करेंगे, है ना, कि उपयोगिता क्या है क्या नहीं है। कार्डिनल अप्रोच, ये मार्शल, पिगू और अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बात की है कि ये क्या है और क्या नहीं है। ऑर्डिनल दृष्टिकोण के बारे में एजवर्थ, बड़े फेमस अर्थशास्त्री हैं, एजवर्थ, हिग्स, एलन और सलुट्स्की, ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की। इनका ही मानना था, पिगू, मार्शल और गॉसेन, इनका ही मानना था कि उपयोगिता का मेजरमेंट कर सकते हैं, उपयोगिता को माप सकते हैं। इनका ही मानना था, ये मानते थे जिस प्रकार से कपड़े को सेंटीमीटर में, वजन को किलोग्राम में, लिक्विड फॉर्म को या लिक्विड जो पदार्थ होता है आपका, उसको लीटर में मापते हैं, तो ये मापने की इकाई तो है, इसी के आधार पर उनको हम उनका वैल्यू दे सकते हैं। ये ऐसा इनका कहना था और इनका मानना था कि ये ऐसी कुछ मान्यता है जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको माप सकते हैं। दूसरी विचारधारा ये थी ऑर्डिनल अप्रोच। इनका ही मानना था कि उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत होता है और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उपयोगी कौन सी वस्तु उपयोगी है कौन सी नहीं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो और उसे गुड़ खिला दिया जाए, तो क्या उसके लिए उपयोगी होगा? नहीं, उसके लिए पॉइजन या जहर का काम करेगा, पॉइजन या जहर का काम करेगा। लेकिन एक किसान जो दिन में खेत में काम करके आ रहा है, अगर उसे गुड़ खिला दिया जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुड़ मैंने दोनों को खिलाया, किसान को भी खिलाया और डायबिटीज के मरीज को भी खिलाया, लेकिन रिएक्शन अलग अलग है। क्यों? ये इसीलिए कि उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, ना कि किसी व्यक्ति के साथ। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत के अनुसार ही बदलती रहती है, ये बदलती रहती है। इनका इस कॉन्सेप्ट को पहले हम कार्डिनल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हम टीयू और एमयू पढ़ेंगे। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कहता है कि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, निश्चित समय में एक उपभोक्ता के द्वारा सभी एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग
उपयोग करने से प्राप्त उपयोगिता। कुल उपयोगिता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो लड़की है सीता देवी, क्या नाम है? सीता देवी। सीता एक लड़की है, इसने इसको बनाना पसंद है, इसने 4 केले खाए, 1 2 3 and 4। फर्स्ट से जो से प्राप्त हुई 15 की, दूसरे से 10 की प्राप्त हुई, तीसरे से 8 की, चौथे से 5 की प्राप्त हुई। तो इन सब से प्राप्त कुल उपयोगिता 15 10 25 25 और 8 33 33 से 5 38, ये इसकी कुल उपयोगिता होगी। टोटलिटी क्या कहती है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में एक वस्तु की सभी इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता। यानी कि पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, इनसे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका जोड़ दें तो हम कुल उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। कुल उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुल उपयोगिता थी। अब कुल उपयोगिता का एक सूत्र बताता हूँ आपको मैं। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है U फर्स्ट, U सेकंड, U थर्ड। ये एक फॉर्मूला है कुल उपयोगिता याद करने का। जैसे हम U को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, अगर आपकी भाषा में गए तो उसे हिंदी बोलते हैं कुल उपयोगिता। क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता। अब यहाँ पे U1 है, इस U1 का मतलब होता है पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता। पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, प्राप्त उपयोगिता। U2 का मतलब होता है दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, दूसरी इकाई, पहली दूसरी इकाई या पहली इकाई का मतलब दूसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता। इसी प्रकार U3 तीसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक लड़की है सीता देवी, क्या नाम है? सीता देवी। सीता देवी ने केला खाया, पहले से 15 उपयोगिता, दूसरे से 10, तीसरे से 8, चौथे 5। और फॉर्मूला कहते हैं तो जोड़ दो तो TU इक्वल U फर्स्ट, U2, U3, है ना। पहले केले से कितनी प्राप्त हुई? 15 की उपयोगिता, दूसरे केले से 10 की उपयोगिता, तीसरे से 8 की, चौथे से 5 की। इनको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 38। कितना आएगा? 38। यही कुल उपयोगिता। 15 10 25 25 8 35 35 8 35 33 से 5 38, तो ये 38 मैंने एक साथ लिख दिया। तो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कुल उपयोगिता ये कहती है कि किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग करने के बदले एक उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर आपने घटते हुए नंबर क्यों लिखे? 15 10 8 5, उल्टे भी लिख सकते थे। नहीं, क्योंकि उपयोगिता हमेशा घटती होती है। जैसे हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती है। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। आप जब स्कूल में थे तो पहले दिन जब यूनिफॉर्म पहनी थी नई तो बड़ी खुशी महसूस हुई होगी, लेकिन जब आपने 12th पास किया, लास्ट एग्जाम के दिन थे, आपको वही स्कूल यूनिफॉर्म बोरिंग लगने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ। कई बार आपकी मदर पुराने कपड़े निकालती है तो आपको देख के बड़ी खुशी होती होगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपने उसका उपभोग छोड़ दिया तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपयोगिता कम नहीं होती है, बढ़ती है। बशर्ते बस कुछ अजप्शन है या कुछ अपवाद है। जैसे पैसा है, पैसा कितना ही वैध है लोगों के लिए, लोगों को कम ही नजर आता है ना। डायमंड दूसरा ऐसा वस्तु है। सो तीसरा गोल्ड। बाकी इनके अलावा ऐसी कोई वस्तु है नहीं
जिसकी उपयोगिता कम हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। आप गाने वाने सुनते होंगे, मुझे उम्मीद है। जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसको दिन भर गुनगुनाते हैं, तो फेवरेट लगता है, आप 24 घंटे सुनते हो उसे। वैसे मेरे दोस्त हैं वो भी गाने सुनते हैं, लेकिन 7 दिन बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार इसे चेंज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस गाने का लगातार कंजम्पशन किया है, और कंजम्पशन करने के परिणाम स्वरूप आपको वो गाना एक दिन चुभने लग गया, आपको बोर हो गया, इसीलिए आप जो लेफ्ट करते हो। तो ये उपयोगिता हमेशा घटती रहती है, एक समय के बाद जीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो पे नहीं रुकती, ये नेगेटिव भी जा सकती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कुल उपयोगिता का कॉन्सेप्ट था। अब था मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। आपने सीमांत गद्य का नाम भी सुना होगा। सीमांत को अगर हिंदी में गए तो इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और अपनी भाषा में कहे तो इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई। कई बार होता है छोटे का नाम ले छोटा हाजिर। तो कुछ ऐसा ही है आज की क्लास। हाँ, मैं सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। क्या कहा मैंने? एक बार दोबारा सुने। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ। मेरे एक दोस्त है ना, उसका नाम है राधे श्याम। क्या नाम है? राधे श्याम। SHYAM, राधे श्याम। राधे श्याम ने मान लो 10 केले खाए। कितने केले खाए? 10 केले खाए, और उसकी उपयोगिता थी 30, उसकी यूटिलिटी थी 30। राधे श्याम ने जैसे 11वां केला खाया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई होगी 40, नहीं होगी 40। ठीक है, एक एग्जांपल समझे। मैंने कहा सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। जैसे मान लो राधे श्याम ने 10 केले खाए तो 30 की उपयोगिता थी, 10 से बढ़ के 11 कितना हुआ? एक अतिरिक्त इकाई बढ़ी ना, इसमें चेंज कितना है? 10। यानी एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के बदले कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, पहले 30 की उपयोगिता थी, 40 की, परिवर्तन कितना? 10 का। यही आपका सीमांत उपयोगिता है। इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसके 2 फॉर्मूले हैं भाई, बड़े बड़े याद रखना। एक तो चेंज TU अपॉन चेंज क्वांटिटी। ठीक है, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कौन सी बड़ी बात है, सब लोग तो नहीं पढ़ते हैं। दूसरा है एन निकालने का ये फॉर्मूला, TUN माइनस TUN माइनस 1। ये 2 फॉर्मूले याद रखना, और दोनों ही एग्जाम में पूछते हैं। जिसको याद होता है 2 नंबर मिल जाते हैं, जिसे याद नहीं होता उसको 0 मिल जाता है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ये तो आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ोगे इसे। जैसा पढ़ोगे वैसे मार्क्स मिलेंगे। इसे हम डेल्टा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जिसके आगे भी लग जाए उसमें चेंज, जिसके आगे भी लग जाए उसमें चेंज, है ना। तो ये डेल्टा है। जैसे मान लो ये S के आगे लग गया, जैसे सचिन के आगे लग गया, सचिन में चेंज। ये T के आगे लग गया, तुलसीराम में चेंज। ऐसे TU के आगे लग गया तो कुल उपयोगिता में चेंज।
तो इसका मतलब होता है TU, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन। ठीक है। चेंज Q, कुल मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, कुल मात्रा में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल मात्रा में परिवर्तन। कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को कुल मात्रा में परिवर्तन में भाग देते हैं तो हमारे पास सीमांत उपयोगिता रहती है। जैसे एक से समझते हैं, जैसे कुल उपयोगिता पहले 30 थी, अब 40 होगी, परिवर्तन कितना आ गया 10। पहले क्वांटिटी कितनी 10, अब कितना होगा 11, कितना 1, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 10 ही आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये है mu इक्वल TUN माइनस TUN माइनस 1। इस फॉर्मूले में mu का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, TUN टोटल, जिसे आपकी भाषा में लिखता हूं मैं से दूसरी इकाई या अंतिम इकाई, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, से प्राप्त उपयोगिता TUN माइनस 1, अंतिम इकाई से पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता TUN। जैसे मान लो TUN का अंतिम कौन सी इकाई है 11वीं इकाई, इसे प्राप्त उपयोगिता कौन सी थी 40। इससे पहले की इकाई कौन सी थी, अंतिम इकाई से पहले से इकाई प्राप्त उपयोगिता कौन सी थी 30। 40 माइनस 30 बराबर 10। ये सीमांत उपयोगिता है। इस प्रकार से हम इसे एक मैथमेटिकली नंबर से भी समझ सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर को ढंग से पढ़ें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा और 20 मार्क्स का आएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार पॉज करें, दोबारा देखें, फिर भी नहीं आए एक बार दोबारा देखें, अगर दोबारा देखें फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड सेफ। धन्यवाद।